हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल पढ़ा था भूगोल एक विषय के रूप में। ये पहला लेसन है आपका। इसमें अपन ने पढ़ा था कि भूगोल क्या है, इसके जन्मदाता कौन है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भूगोल को अपन ने ये कल अध्ययन किया था कि भूगोल के अपन अध्ययन करने की जरूरत अपन को क्यों पड़ी। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें कल भी बताई थी कि जैसे भूगोल प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इनका अध्ययन अपन को आवश्यक है, क्योंकि ये किस प्रकार से हो रही हैं इसी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। अब आगे देखो आप, एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौतिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध क्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। अब इसमें दो बातें आई हैं, प्रकृति और मानव की, प्रकृति और दूसरा है मानव। अब ये दोनों इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल से ही जैसे जो घटनाएं घटित होती थी, पहले तो ये माना जाता था कि सभी कोई था एक ऐसी शक्ति है जिसके रूप में ये, लेकिन एक भूगोलवेत्ता ने इसका कारण खोजा और उन्होंने बताया कि मानव और प्रकृति ये दोनों आपस में संबंधित हैं। कि पहले तो प्रकृति ने ही, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं घटित होती थी, मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं था कि प्रकृति को उस अपने अनुरूप कैसे डालना है, लेकिन धीरे धीरे जब मानव ने विकास किया तो प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने की उसने कोशिश की। तो यही परिवर्तन अपन भूगोल में पढ़ते हैं। तो इसमें प्राकृतिक घटनाएं जो अपने आप घटित होती हैं, उनका मानव ने उसमें क्या परिवर्तन किया है, उस प्रकृति का मानव पर क्या असर पड़ा है, उसका अपन को क्या बेनिफिट मिला है, क्या फायदा मिला है, ये सब चीजें अपन भूगोल में पढ़ते हैं। अपन यही पढ़ रहे हैं इस लेसन में कि भूगोल एक विषय के रूप में, कि भूगोल पढ़ने की अपन को जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों पढ़ रही है। कोई भी विषय का एक तारतम्य तो जैसे कोई औचित्य तो होता है ना कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तो मानव और प्रकृति के संबंध जो हैं, अब धीरे धीरे, पहले तो प्रकृति अधिक प्रभावी थी, प्राचीन काल में प्रकृति अधिक प्रभावी थी, लेकिन धीरे धीरे जो मानव ने विकास किया तो मानव अधिक प्रभावी हो गए, क्योंकि मानव ने प्रकृति को अपने अनुरूप बहुत हद तक इन्होंने अपने अनुरूप इसको ढाल लिया, इसमें परिवर्तन कर लिया। अब आगे देखो, इसमें मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। अब ये प्रकृति भी मानव को लगातार, इन दोनों का संबंध ही भूगोल में अध्ययन में किया जाता है। अब है इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूल अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। अब मानव ने कुछ चीजों में तो देखो, इसमें ये बताया गया है, दो चीजें हैं, प्रकृति और मानव। अब कभी कभी तो प्रकृति हावी होती है मनुष्य पर और कभी मनुष्य हावी होता है प्रकृति पर। अब जैसे कुछ घटनाएं प्राकृतिक हैं कि बारिश होती है, तो उसके अनुरूप अपन वातावरण, अगर जैसे अपन ये कहते हैं ना कि ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, प्रदूषण मत करो, जिससे कि वातावरण संतुलित रहे और उसका प्रभाव नेगेटिव न पड़े, दुष्प्रभाव न पड़े अपने पे। तो इसलिए मानव ने बहुत हद तक प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन कुछ जो प्राकृतिक चीजें हैं वो अब भी प्राकृतिक ही हैं, वो प्रकृति अपने अनुरूप, जैसे भूकंप आएगा तो इसमें मानव कुछ ही नहीं कर सकता। क्यों? कि उसको पता ही नहीं है कि भूकंप जैसे पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के द्वारा हलचल होती है तो उससे आता है, तो उसमें मनुष्य का कोई, लेकिन मनुष्य सिर्फ इतना, पहले तो पूरी तरह प्रभावित हो जाता था, लेकिन अब कुछ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप, विज्ञान ने इतना विकास किया है तो उससे जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पहले ही अनाउंसमेंट, पहले जो लक्षण दिख जाते हैं उनके आधार पे, अनुमान के आधार पे कह दिया जाता है कि इस क्षेत्र में सतर्क रहो, 24 घंटे में जैसे भूकंप आने वाला है या बहुत तेज कोई तूफान आने वाला है। तो इस प्रकार की घटनाओं पे मानव ने अभी तक भी विजय नहीं
पाई है। तो जो चीजें प्रकृति के अनुसार हो रही हैं वो प्रकृति के अनुसार, बहुत कम चीजें हैं ऐसी जो प्रकृति के अनुसार हो रही हैं। और जो मनुष्य जितना परिवर्तन प्रकृति में कर सकता है, अपने अनुरूप उसको कर सकता है, उतना मनुष्य इस प्रकृति को अपने अनुरूप बना रहा है। इन्हीं सब चीजों का अध्ययन अपन किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। अब आगे है इसमें देखो, आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, कि वर्तमान में मनुष्य ने इतना विकास की जो अवस्थाएं हैं, अपन जो सुख सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं वो आप देख ही सकते हो कि पहले गर्मी से मनुष्य मर जाता था, पानी की कमी से मनुष्य मर जाता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी के पीने की इतनी कमी होती थी कि वहां पर बहुत ही जीवन दुर्लभ था, बहुत ही कम लोग रहते थे। लेकिन अब जैसे अपन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर निकाल दी मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो बहुत ही अधिक क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है और वहां पर लोगों का जीवन थोड़ा सा सरल हो गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। आदिम समाज में, आदिम का मतलब है प्राचीन काल में, जब मनुष्य ने बुद्धि का इतना विकास या प्रयोग करना शुरू नहीं किया था, तब मनुष्य का जीवन, आदिम जनजातियां आपने पढ़ी हैं, उसके पहले आपने जो आदिम काल में ये आदिवासी जो लोग रहते हैं ये भी आपने देखे हैं। आदिम पहले ये मानते हैं कि मनुष्य पशु के रूप में जीवन व्यतीत करता था, एक जगह से दूसरी जगह पशुओं की तरह घुमक्कड़ जीवन, उसका निरुद्देश्य कोई लक्ष्य नहीं होता था, वह एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया और विकास की अवस्था आज अपने सामने है कि अपन सारी, आप चारों तरफ देख सकते हो कि सारी सुख सुविधाओं का अपन उपभोग कर रहे हैं। तो ये मानव क्या हुआ, मानव प्रकृति पर हावी हो गया, मतलब प्रकृति को अपने काबू में पा लिया उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन कर दिया है। अब इसमें ये बताया गया है कि उसने प्रकृति में चेंज कर दिया। जैसे पानी है, महासागरों में बह रहा है जब तक वो संसाधन नहीं है, लेकिन अगर उस पानी का नदियों पे अपन ने बाढ़ बनाकर बिजली बनाना शुरू कर दिया, अनेक परियोजना के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू कर दी हैं, उन पे बांध बनाया, उन पे बिजली उपयोग कर रहे हैं पीने के, सिंचाई के लिए उस जल का, जैसे जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उनमें उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक संसाधन बन गया ना। अपने टेंथ में भी पढ़ा था। तो प्रकृति की जो चीजें, जिन संसाधनों का उपयोग पहले मानव को नहीं पता था, प्रकृति के अनुरूप, जैसे जिस क्षेत्र में नदी बह रही है वहां नदी बह रही है, जिस क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है वहां सूखा पड़ रहा है, जिसमें अकाल पड़ रहा है, मरुस्थल है वहां मरुस्थलीय क्षेत्र इतना हार्ड था कि मानव का कोई बस ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें चेंज किया है और प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने में कोशिश कर रहा है लगातार, और कुछ हद तक उसने सफलता भी, तकनीकी के विकास से सफलता भी प्राप्त की है, आप ये कह सकते हैं। अब आगे है तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया है। श्रम का मतलब होता है जो परिश्रम मनुष्य के द्वारा जो मेहनत की जाती है ना, कम कर दिया है। श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उसने उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि की है। इसमें ये बताया है कि मानव ने प्रकृति पर जब विजय प्राप्त कर ली है, विजय का मतलब है बहुत अधिक, मतलब कंट्रोल इसको कर लिया है, तो इससे मानव जीवन में श्रम, पहले क्या होता था, देखो अब आप खुद भी देख सकते हो अपने चारों तरफ कि आपके दादा परदादा जो होते थे वो सारा काम, खेती करनी है तो हाथों से, उनका जीवन इतना हार्ड होता था, पानी लाना है तो सर पे पहले हाथों से खींच के फिर पानी लाएंगे, सब काम उनको हाथों से करने पड़ते थे। लेकिन अब आप आधुनिक तकनीकी युग में देख सकते हो कि अपन बटन दबाते हैं पानी चल जाता है, अपन बटन दबाते हैं फैन चल जाता है, एसी ऑन हो जाता है, कूलर आ जाता है, कूलर चल जाता है, तो हर चीज, पानी ठंडा पीना है तो फ्रिज में से लेके पी सकते हैं अपन, वाटर कूलर लगा लेते हैं। तो ये सब चीज का विकास है मानव का विकास, कि मानव ने धीरे धीरे इस सब चीजों का विकास किया है। इससे प्रकृति पर इन्होंने काबू पाया और प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका अधिक से अधिक
उपयोग करके अपने जीवन को सुलभ बनाया या सरल बनाया, अपन ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन ने यही पढ़ा कि प्रकृति और मानव दो घटक, दो पहलू हैं इसके पर्यावरण के। तो इसमें प्राचीन काल में तो प्रकृति ज्यादा हावी रहती थी, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही मानव को ढलना पड़ता था। अगर गर्मी पड़ रही है तो उसको गर्मी ही सहन करनी पड़ेगी, अगर सर्दी पड़ रही है तो उसको सर्दी ही सहन करनी पड़ेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास किया और तकनीकी जैसे विकास कर करके इन्होंने आज जो विकास की अवस्था है वो आपके सामने है, देख ही सकते हैं। तो इससे अपना जीवन सरल हो गया। ठीक है, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन अपन करते हैं भूगोल। अब आगे देखो, भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। अब देखो, एक वार्तालाप सुनाया गया है, इसमें आपके समझ में आ जाएगा कि अपन भूगोल क्यों पढ़ते हैं। आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण कर दिया। अब ये प्राकृतिक जो चीजें हैं प्रकृति के द्वारा क्या है, जैसे मिट्टी का निर्माण किससे होता है, प्रकृति के द्वारा। अब मिट्टी से कप का निर्माण किसने किया है, मनुष्य। ये चीज ध्यान रखने की है कि जैसे प्रकृति चलती है उसी हिसाब से मनुष्य ने भी विकास किया है। आपने रात्रि का सर्जन किया तो मैंने दीपक बना दिया, तो उजाला हो गया ना। ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उनको दर्शाया गया है इस वार्तालाप के द्वारा। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग या मरुस्थलों का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बना दिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। नई संभावनाओं का सृजन से मतलब है कि नई नई चीजें बनाई। ये कह रहे हैं इन्होंने मरुस्थलों का निर्माण किया, इन्होंने पहाड़ों का निर्माण किया, किसने, प्रकृति ने। तो इन्होंने बाग बगीचे और उनमें वन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने मिट्टी बनाई, इन्होंने मिट्टी का कप बनाते, तो ये उपयोग की वस्तु होगी ना, सुंदर चीज होगी। तो इसमें इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। इसमें देखो दो चीजें, मानवीकृत प्रकृति कि मानव के द्वारा बनाई हुई प्रकृति या प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। इसमें किसमें, भूगोल में। भूगोल इसी अंतरक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल मानव और प्रकृति का दोनों का संबंध दर्शाता है। अपन यही इस लेसन में यही पढ़ेंगे कि भूगोल का अध्ययन अपन क्यों कर रहे हैं। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमी केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। क्षेत्र का इसमें देखो, ये परिवहन के संचार, पहले परिवहन के साधन थे तो पैदल जाता था मनुष्य, तो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र था उसका, उस तक ही वो सीमित रहता था। उसकी सोच, उसको नहीं पता था कहाँ अमेरिका है, कहाँ यूरोप है, कहाँ रूस है, उसको नहीं पता था कहीं का भी। लेकिन अब परिवहन और संचार के साधनों का विकास किसने किया है, मानव ने। तो मानव ने परिवहन व संचार के साधनों का विकास करके वो अब सारी दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वहां पर, जैसे यहाँ के लोग उष्ण कटिबंध के लोग अगर शीतोष्ण कटिबंध में जाएंगे तो वहां पर मौसम चेंज पाएगा, तो उसको देख के बड़ा आनंद, जैसे यहाँ पर गर्मी अधिक है तो वो कहेगा अरे वाह हमारे यहाँ तो इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ तो देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति पर काबू पा लिया है। पहले लोग जब इन साधनों का मानव ने विकास शुरू नहीं किया था तब लोग सीमित अपने क्षेत्र तक ही ज्ञान रहता था, उनको ज्ञान नहीं होता था। लेकिन अब अपन को पता है ना, देखो अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं, यूरोप में किस प्रकार से रहते हैं, अपन यहाँ कैसे रहते हैं, अपन बेंगलोर में लोग कैसे रहते हैं, हैदराबाद में, हर जगह का अपन को ज्ञान है ना, संचार के साधनों के द्वारा और परिवहन के साधनों के द्वारा अपन उसका देखकर या उसको पढ़कर अपन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो यह किसने विकास किया है, यह मानव ने। प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग करके मानव विकास कर रहे हैं, यही इसमें वर्णन है। अब देखो आगे, एक
एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के रूप में उत्तर देते हैं कि भूगोल, अपन शुरू में कहा था ना कि भूगोल क्या है, तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं, इसमें बताया है कि धरातल और प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। अब इसमें 2 आए हैं, क्या और कहाँ। अब अपन 2 चीजों का अध्ययन करते हैं इसमें भूगोल में। किस प्रकार से, देखो प्रकृति में जैसे अपन ने ये कह दिया कि वहां पर पहाड़ पाए जाते हैं, तो आप तुरंत कहोगे ना कि जैसे मैंने ये कह दिया कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, तो आप तुरंत कहोगे कि कौन कौन सी पाई जाती है या क्या क्या पाए जाते हैं स्थलाकृतियों में। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या। अब मैं कह दूं कि अपने पहाड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो तुरंत कहोगे ना कि आप पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे अपने भारत में पहाड़ पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, तो मैं उत्तर दूंगी कि उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत पाया जाता है। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो क्या और कहाँ का जवाब ही भूगोल में अध्ययन में अपन करते हैं। क्या और कहाँ, कि कोई चीज क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, या प्रकृति के द्वारा क्या परिवर्तन हो रहा है, या मानव उसमें प्राकृतिक चीजों में क्या परिवर्तन कर रहा है, और कहाँ से जुड़ा हुआ होता है। कि जैसे मरुस्थलों में विकास किया गया है, अपन ये कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, आप तो अपने नहर निकाल के तो आप फटाक से बोलोगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है कहाँ, तो क्या और कहाँ का कारण इन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है कि मनुष्य विकास करेगा तो क्या विकास करेगा और कहाँ विकास करेगा। ठीक है, इस चीज का ही अध्ययन अपन भूगोल में पढ़ते हैं। अब आगे है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है कि कोई भी चीज कहाँ उत्पादित, जैसे मैं यूं कह दूं कि अपने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो आप ये तुरंत पूछोगे कि खनिज सबसे अधिक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका था। वैज्ञानिक विषय उसे ही कहते हैं कि जो प्रमाणित हो। विज्ञान का मतलब है कि जो चीज प्रमाणित सही, जैसे मैं ये कह दूं कि मैंने शुरू में भी बताया था आपको कल भी कि अपना भूगोल विषय ज्यादा पुराना विषय नहीं है, यह 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। तो इसमें पहले तो शुरू में तो क्या हुआ था, भूगोलवेताओं ने इसकी खोज जब की ना, तो इसमें प्रकृति सबसे ज्यादा हावी, फिर उसके बाद अलग विचारधारा है कि नहीं, प्रकृति में मानव ने भी अपने चेंज कर सकता है, प्रकृति के अनुसार ही मानव नहीं डरता, मानव भी प्रकृति को अपने अनुरूप कर सकता है। तो इसमें देखो यही बताया गया है कि जब तक एक वैज्ञानिक विषय के रूप में नहीं बन सकता। वैज्ञानिक का मतलब होता है, वैज्ञानिक विषय का मतलब कि कोई भी चीज प्रमाणित हो। ठीक है, कोई भी चीज का प्रमाण। अब आप ये कह सकते हो कि अनुमान, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अपन ये कहते हैं कि उस क्षेत्र में यह क्षेत्र ज्वालामुखी प्रभावित है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है। प्रमाण ये देना पड़ेगा ना कि इस स्थान में यहाँ देखो कितने ज्वालामुखी बार बार आते हैं, तो इससे अपन ने यह आकलन किया, प्रमाणित हो गया ना उससे कि भाई लगातार 10 सालों से इसमें भूकंप या ज्वालामुखी आ रही है, तभी तो अपन कह सकेंगे कि यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित ज्यादा है, अधिक भूकंप प्रभावित है, क्योंकि प्रमाण हो गया, उससे प्रमाणित हो गया। लेकिन अगर ये कह दें कि मरुस्थलों में जैसे पानी की कमी नहीं, पानी तो पाया जाता है, अब वहां सब लोग मर तो रहे नहीं है, लेकिन कुछ लोग रह रहे हैं तो पानी तो है, लेकिन वो चीज प्रमाणित हो गई ना कि मरुस्थलों में पानी की कमी पाई जाती है।
तो यह जब तक कोई चीज प्रमाणित नहीं होगी तब तक उसको कोई वैज्ञानिक विषय नहीं कहा जाता। तो भूगोल को भी अपना ये भूगोल भी एक विज्ञान का ये विषय मानते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई भी चीज को प्रमाणित करना पड़ता है। अब इसमें है देखो तीसरा क्वेश्चन, यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। कार्य कारण की क्यों, कहाँ, कैसे होता है, कोई भी तथ्य अपन देंगे तो इसमें ये घटना घटित क्यों हुई, ज्वालामुखी आया तो क्यों आया, इसका कारण भूगोलवेताओं ने खोजा। ठीक है, एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानीय विशेषताओं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अब इसमें यही बताया गया है कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि कोई भी घटना, जैसे इसमें तथ्यों का संचलन होता है कि जैसे अपन ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है, अपन ये कहते हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है, लेकिन क्यों करती है वहां पर, फिर अपने पास और कई तथ्य है ना, क्यों का जवाब है ना अपने पास, क्योंकि वहां समतल धरातल पाया जाता है, वहां पर सिंचित एरिया है, समतल धरातल में मकान बनाना आसान है, परिवहन के साधन जो भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वहां पर सही स्थिति पाई जाती है, तो इसलिए वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यह तथ्य अपने प्रमाणित कर दिया ना, तो ये वैज्ञानिक तरीका हो गया कि कोई भी चीज अपन अगर प्रमाणित, अपन ये कह देते हैं कि आज वर्षा होगी, अनुमान लगा लिया जैसे आज बारिश आएगी, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि बारिश आएगी। हो सकता है आपने कह दिया कि आज बारिश आएगी, आपने कह दिया कि गर्मी बहुत हो रही है, जैसे उमस ज्यादा बनती है तो वायु दाब जैसे इकट्ठा हो जाता है तो उससे बारिश हो जाती है, तो लेकिन आप अगर वो बारिश नहीं आई उसमें तो वो प्रमाणित नहीं हुआ ना, तो वो क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं था, वो वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यों पर आधारित, वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों पर आधारित नहीं था। इसलिए अपन क्यों और कहाँ का जवाब अपन जब दे सकते हैं तो तभी उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। अब इसमें अपन ने पढ़ा है, कल की क्लास में भी पढ़ा था, आज भी अपन ने पढ़ा है कि भूगोल एक विषय के रूप में अपन क्यों और कहाँ का वर्णन करते हैं इसमें, तो इसमें मैंने कल भी बताया था। अब आज अपन ने पढ़ा है प्रकृति और मानव का इसमें क्या संबंध होता है। प्रकृति को पहले प्राचीन काल में प्रकृति को ज्यादा हावी मानता था मनुष्य पे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के विकास से प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने की पूर्णतः कोशिश की है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब भी अपन प्राकृतिक चीजों को जैसे अपने काबू में मनुष्य नहीं कर सकता, वो मैंने बताई है, जैसे ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, भूगर्भिक जो क्रियाएं हैं उनको मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि किस प्रकार से है, बस सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगा सकता है लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल में एक विषय के रूप में जब अपन पढ़ने लगे हैं तो इसमें क्या और कहाँ का जब जवाब मिलता है तो ही एक विषय का विकास होता है, अन्यथा अपन उसको प्रमाणित विषय के रूप में नहीं पढ़ सकते, उसका उपयोग अपन नहीं कर सकते। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। अब आज अपना इतना ही, ये ढंग से पढ़ लेना और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ लेना।